जो कि बहुत अंडररेटेड कोर्स है और स्टूडेंट्स बचते हैं करने के लिए। तो इसी के बारे में मैम बताएंगे आपको कि क्या क्या आप कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद, और कितना अर्न कर सकते हो और क्या कर सकते हो लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैम अपना इंट्रो दे दीजिए थोड़ा सा। ओके। सो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और खुशी भी हुई कि आपने मुझे और भी ज़्यादा बच्चों से जुड़ने का मौका दिया। सो अब मैं अपना इंट्रो देती हूँ। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ फिजियोथेरेपी की ऑनगोइंग, और साथ ही साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है द फिजियो डोज। आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी उससे ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेगी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। ओके मैम, तो अभी आपने सुन लिया मैम का भी चैनल है। अगर आप फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जानना चाहते हो तो देख सकते हो। तो अभी पहले मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो मैम से पहले क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना ये रहा कि फिजियोथेरेपी जो है वो है क्या, और कैसे फिजियो किसी डिजीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं। मतलब जैसे कि अलग डॉक्टर होते हैं, बीएमएस होते हैं, बीबीएस होते हैं, ये लोग दवा से ट्रीट करते हैं। ये दवा देते हैं आपको, मेडिसिन देते हैं जिससे आपको आराम मिलता है। और पर जो फिजियो होते हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, तो इसी बारे में मैम से मैं जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी जो है वो बाकी कोर्सेज से काफ़ी अलग बनता है ये कोर्स। हालांकि ये मेडिकल कोर्स है, बट स्टिल ये डिफरेंस इस तरीके में होता है। हमारे फिजियोथेरेपी में एक बहुत कॉमन सा कोट में जो मेरे कॉलेज में मैंने पहले दिन से सीखा था, मेडिसिन गिव लाइफ बट फिजियोज गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ। या इसका मतलब ये होता है, जो मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में भी यूज़ किया है ये प्रोवर्ब, कि मेडिसिन जो है वो आपके सिर्फ साल बढ़ाता है, और फिजियोथेरेपी जो है वो आपके साल जो बढ़े हुए हैं उनमें जान लाता है। तो अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं, अपने आप पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो फिजियोथेरेपी इज बेस्ट चॉइस। और ये आपने जैसे कि कहा कि काफ़ी कोर्सेज से अलग है। ये अलग इस तरीके से है कि सबसे पहली चीज़ जो होती है, इंसान मेडिसिन के पीछे होता है, तो मेडिसिन भी ज़रूरी होती है। साथ में जो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है, जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, हमारी डेली एक्टिविटी, जो हम नर्वस हो जाते हैं, हम डेली एक्टिविटी वगैरह नहीं कर पाते, तो एक आपको कैटालिस्ट की तरह काम करता है एक फिजियोथेरेपी। मैं उससे कंपेयर करूंगी, जो हमने हमारी नीट के टाइम में केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से वर्ड सीखा था, कैटालिस्ट, जो बहुत बूस्ट अप कर लेता है हर रिएक्शन को, उसी तरीके का काम करता है। जस्ट लाइक कि जैसे कि आप एक कंडीशन ले सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट का केस है, तो उसे रिकवरी में अगर दो साल लग रहे हैं, वो 2 साल में अगर रिकवर कर पा रहा है, तो फिजियोथेरेपी की हेल्प से, मतलब फिजियोथेरेपी एक इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हम, ये डिपेंडेंट भी है किसी चीज़ों में और इंडिपेंडेंट भी है काफ़ी चीज़ों में। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है और आप नहीं चल पा रहे, तो उसे जो ये है, आप 2 साल का ड्यूरेशन आप 8 to 1 ईयर में कवर कर सकते हैं, अगर आपका पोटेंशियल उतना है तो। सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इंडिपेंडेंट इस तरीके से है कि काफ़ी ऑपरेशन भी टाल देता है। तो ये कोर्स जो है, अवेयरनेस बहुत कम है इसकी बच्चों में। एक्चुअली जब मैंने डिसाइड किया था फिजियोथेरेपी का, तब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था। इसके पीछे मैंने भी अपने काफ़ी साल ख़राब किए थे। फिर कुछ फ्रेंड्स और सर्च करने के बाद मुझे अवेयरनेस आई कि ये कोर्स भी रिलेटेड होता है। तो मुझे अच्छा लगा ये कोर्स, क्योंकि ये रिलेटेड होता है पूरी बॉडी के बायोमैकेनिक्स पे। तो बायोमैकेनिक्स जो होती है, ये बॉडी की फिजिक्स हम पढ़ते हैं, जो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिसिन से नहीं ठीक हो सकती। लाइक आप दर्द की मेडिसिन अगर ले रहे हैं, तो वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए आपसे कम हो जाएगा, बट जो आपकी रेंज ऑफ मोशन होती है, जस्ट लाइक आप अगर पूरा हाथ ऐसे ऊपर कर सकते हो, बट अगर अभी आपका हाथ रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, तो आप मेडिसिन से पेन गवा सकते हो, पेन को हटा सकते हो, बट ये जो रेंज ऑफ मोशन है उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी ही लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा स्कोप वाला ये कोर्स है। और इसमें अवेयरनेस कम होने की वजह से बच्चे कम एडमिशन लेते हैं हालांकि, बट ये अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आउट ऑफ द रीजन हम देखें, अगर हमारी इंडिया से बाहर हम देखें, तो इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और ये नॉर्मली भी ऐसे नहीं है कि आप अगर अनफिट है तो ही आप आ रहे हैं। लाइक फिट वाले जो भी होते हैं, अपने बॉडी की सारी चेकअप, अपने बॉडी का सारा फिट रखने के लिए भी ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, तो एक कॉमन सा यूथ होता है आज की जनरेशन का, तो वो खुद भी ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे जिम हो गया, योगा हो गया, तो ये जिम योगा वगैरह जो पार्ट है, ये हमारा सदियों से चलता आ रहा है, बस उसी को एक नाम, एक मॉडिफिकेशन के साथ में हमने लाया है एज अ फिजियोथेरेपी। तो ये एक कोर्स का मैंने एक बेसिक बताया है आपको, तो ये कोर्स भी अच्छा है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि अगर नीट के बच्चे अगर एमबीबीएस या कोई अदर कोर्सेज में नहीं जाए तो निराश ना हो, ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि मेरा भी ये डाउट था, लाइक एमबीबीएस क्यों बच्चे लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ये डाउट होता है कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, सर्जन बनना है। सेकंड चीज़ ये होती है कि हमें एनाटॉमी पढ़नी है, हमें सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स देखने हैं, हमें वो फंक्शन सीखने हैं, सारा ये क्यूरियोसिटी मेरे में भी थी। तो जस्ट वो लेवल पे मुझे आइडिया ही नहीं था कि बाकी सारे कोर्सेज में भी ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जस्ट द डिफरेंस इज हम उसके स्पेशलिस्ट होते हैं जिसका हम कोर्स कर रहे हैं। लाइक हम होम्योपैथी कर रहे हैं तो उस बेस पे हम स्पेशलिस्ट बनते हैं, आयुर्वेदिक होता है तो वो उस पर बेस्ड होता है। बट एनाटॉमी ऐसी चीज़ है जो हर मेडिकल कोर्स में कॉमन है, आपको बॉडी का तो स्ट्रक्चर सब में पढ़ना ही है।
चाहे कोई भी हो। तो ये मैंने मेरे फ्रेंड से सजेशंस लिए थे कि ये सारे, क्योंकि वो ऑनगोइंग थी फिजियोथेरेपी में, तो उसने मुझे समझाया बहुत कि इसमें भी सारी चीज़ें होती है। हम ये मिथ में है कि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ मसाज के लिए होते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें भी सारे अदर मेडिकल कोर्सेज की तरह ही आपको सिखाया जाता है। इवन आप भी एमबीबीएस के स्टूडेंट है तो आपको भी पता होगा कि आपके फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे भी सब्जेक्ट्स है। लाइक एनाटॉमी हमने भी पढ़ी है, हमने भी सेम बुक से एनाटॉमी पढ़ी है, हमने भी फिजियोलॉजी पढ़ी है, हमने भी हाँ वो तो सेपलिंगम, हाँ वो इकेजे। सब एनाटॉमी तो पढ़ा है, क्योंकि उसमें एनाटॉमी का ही काम है। जी, तो सारी बुक्स भी सेम होती है, ऑथर्स भी सेम होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स में चेंजेस होते हैं, बट आपको ये सारे सिखाए जाते हैं फिजियोथेरेपी में भी, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे किस तरह की डिजीज़ को ट्रीट करता है, मतलब कि बॉडी में किस तरह की डिजीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम फिजियो को जाके दिखाएं, जाके बीएमएस या फिर एमबीबीएस को छोड़ के हम क्यों दिखाएं जाके, मतलब किस तरह की डिजीज़ होनी चाहिए हमको। जैसे गुड क्वेश्चन है ये आपका। ये काफ़ी बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि फिजियो क्या चीज़ करते हैं। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि फिजियोथेरेपी ऐसी चीज़ है जो हेड टू टो हर चीज़ का ट्रीटमेंट करती है। जस्ट लाइक आप एमबीबीएस में हेड टू टो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया एनाटॉमी में भी हम पूरा पढ़ते हैं सॉरी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी भी जो है हेड टू टो सारी चीज़ें चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉडी में आता है ब्रेन। हाँ जी। ओके तो ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, जैसे पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज होती है, कोई एक्सीडेंट के बाद नर्व दब जाना, ये पेशेंट का बैलेंस कंट्रोल, ये सारा पोस्चर, ये सारे डिसबैलेंस हो जाना, तो ये सारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं जो फिजियोथेरेपी ट्रीट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम फेस पे आते हैं, तो फेस पे बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, ये सारी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी नेक। फिर हम नेक पे आते हैं तो नेक जैसे अकड़ जाना, टिल्टेड हो जाना, किसी के यहाँ पे स्टिफनेस आ जाना, कि जैसे कि आपने ये भी नॉर्मली काफ़ी बच्चों ने भी फेस किया होगा कि हमने अगर रॉन्ग पोस्चर में हम रात भर सो लेते हैं एक ही तरफ सर रख के, तो हमारे नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो ये सारे कम्युनिटी बेस्ड में आता है, कम्युनिटी फिजियोथेरेपी में। फिर हम आते हैं थोरैक्स एरिया में, तो थोरैक्स एरिया में जैसे हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी का अलग पार्ट हो गया फिजियोथेरेपी का। इसमें सारा एम्फाइसीमा आप देख सकते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी तो बहुत ही अलग एक्सपांडेड टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं हमारे एब्डोमेन एरिया में, जैसे कि किसी को सर्जरी हो गई और सर्जरी होने के बाद पेशेंट से बैठा नहीं जा रहा है, वो सर्जरी रिकवर तो हो गई बट उनका पोटेंशियल उतना है नहीं ब्रीदिंग का, वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे खुल के, तो वो सारी चीज़ों को मसल्स की स्ट्रेंथनिंग देना। फिर हम आर्म पे आए तो जैसे ऑर्डिनरी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को हम देखें तो बॉलर्स जो होते हैं उनके शोल्डर में पेन स्टार्ट होने लग जाता है एक टाइम के बाद में। फिर गोल्फर्स एल्बो होता है, जैसे गोल्फ खेलने वालों को मोस्टली ये पेन होता है। फिर रिस्ट में बेसिक जो हाउस वाइफ्स होती है उनको आटा लगाते वक्त या रोटी बनाते टाइम या कोई वजन उठाते टाइम एक जर्क लग जाना, ये बेसिक कोई मैन को भी हो सकता है, जैसे कोई लेबर्स वगैरह होते हैं। फिर हम लोअर लिम्ब में आए तो हम हिप और नी, ये ऐसे बेसिक जॉइंट है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, नी जॉइंट जैसे कि, और हिप में अगर हम देखे जाए तो हिप का जो है बहुत बैलेंसिंग का काम करता है। तो ये सारा पोस्चर, अगर आपका प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपका पोस्चर बराबर नहीं था, आपने अगर बराबर से जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाता है काफ़ी फीमेल्स पे, तो वो टाइम पे यहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि शोल्डर डिसलोकेशन तो बहुत आम बात हो गई है आजकल। फिर हम फुट पे आए तो फुट पे भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी डायबिटिक को होता है, डायबिटिक फुट होता है, गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सब ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी। और भी काफ़ी जैसे एक्सीडेंशियल केस हो गए, पोस्ट एक्सीडेंट केस हो गए, ये सारे केसेस हम लेते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी केसेस, ये तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो कि मैम बता रही हैं कि काफ़ी सारे डिजीज़ हैं ऐसे जिसको आप ट्रीट कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। तो अगला सवाल मैं पूछता हूँ कि जो फिजियोज होते हैं वो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि अपना अलग क्लिनिक डाल के एमबीबीएस की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। जी ज़रूर, बट एक्चुअली फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा कोर्स हम कह सकते हैं बेसिकली जो स्किल्स पे डिपेंडेंट होता है, मेडिसिन पे नहीं ज़्यादा। ये हमारे जो बायोमैकेनिक्स है, ये हमारा मोबिलाइजेशन वगैरह जो टेक्निक्स होती है, कपिंग थेरेपी होती है इसमें, टेपिंग थेरेपी जो होती है, ये सारी थेरेपी जो बेस्ड है एक स्किल्स पे बेस्ड है। अगर ये स्किल अगर आपने डेवलप नहीं की तो अगर आप इंडिविजुअल हॉस्पिटल भी खोल लेते हैं तो पेशेंट को इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे, उससे आपके जो पेशेंट मैक्सिमम आने के चांसेस है वो वहाँ डिक्रीज हो जाते हैं। तो मैं एडवाइस ये करूँगी कि इंडिविजुअली आप खोल सकते हैं, बट इनिशियली आप ना कहीं अच्छी जगह प्रैक्टिस पे रहिए जब तक आप। जी जी ज़रूर। तो प्रैक्टिस कैसे होता है कि जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट होता है वो डायरेक्टली डिग्री लेके प्रैक्टिस शुरू नहीं करते हुए अगर क्लिनिक भी खोलते हैं, इंटर्नशिप में अच्छी खासी रिकवरी हो जाती है। तो वैसे हम कर तो सकते हैं, बट आई एडवाइस कि अगर आप 2 साल 3 साल जब तक आपकी स्किल्स पे आपको 80-90% कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक आप प्रैक्टिस करें किसी के अंडर सुपरविजन में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि सभी लोग जानना चाहते हैं और हर जगह कमेंट करते हैं, जाके यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स। तो सवाल ये है कि बीपीटी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगता है या फिर नहीं लगता है।
जी, जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक तो मेरे जितने भी सीनियर्स, इंटर्न्स और मेरे जितने भी सुपरविजन में मैं जिनके रही हूँ और जिन्होंने मुझे गाइड किया है और जो मेरे टीचर्स, प्रोफेसर, सर वगैरह जितने भी रहे हैं सारे, उन सबके आगे तो लगा था। तो ये मिथ कहाँ से आया, आई हैव नो आइडिया। ये बीच में कुछ सेक्शंस भी निकले थे इसके बेस पे। सो आई थिंक अब तक तो ये चलता आ रहा है, या तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं हुआ या खारिज कर दिया गया होगा बीच में। तो अब तक तो ये चलता आ रहा है और आई थिंक आगे भी चलेगा, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है, इसमें हमें जब एपरन दिया जाता है तो हमें रिप्रेजेंट किया जाता है दैट यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ये कहना गलत होगा कि डॉक्टर नहीं लगता नाम के आगे। हाँ जी, तो फिर आप देख लो, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगने वाला है। इसमें मत रहना कि सिर्फ एमबीबीएस करना है या फिर अलग कोई डेंटिस्ट बीडीएस करना है उसमें ही डॉक्टर लगेगा। आप बीपीटी करने के बाद भी डॉक्टर लगवा सकते हो अपने नाम के आगे। आपके घर वाले, मोहल्ले वाले सब लोग यही जानने वाले, भाई डॉक्टर हो आप, ठीक है। तो ये भी सवाल जान लिया कि डॉक्टर तो बनने वाले हो। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि हम लोग, जैसे बीपीटी हमारा ग्रेजुएशन हो गया कि हम लोग का इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो गए हम लोग, तो उसके बाद हम लोग पीजी में क्या कोर्स, स्पेशलाइजेशन क्या है? जैसे कि हम लोग एमबीबीएस के बाद एमएस या एमडी करते हैं अलग अलग स्पेशलिटी में, तो हम लोग बीपीटी के बाद ऐसी क्या स्पेशलिटी कर सकते हैं जिससे कि हम लोग और अच्छा ट्रीटमेंट किसी एक एरिया में कर सकें? तो अभी मैम से जानते हैं। जी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पीजी का ऐसे है कि पीजी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है कुछ टॉपिक्स में। जैसे कि थर्ड ईयर एक बेसिक ऐसा टॉपिक, ऐसा ईयर है जहाँ पे आप मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कौन से चैप्टर में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कोर्स में, कौन सा डिटेल में हम इंटरेस्टेड है और कहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वैसे आप जाइए पीजी में। वैसे मैं अभी बात करूँ पीजी के कोर्सेज की, तो इसमें काफ़ी इलेबोरेशन है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी से आपको समझेगा कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं ये बताती हूँ, यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं 5 कैटेगरीज। सो सबसे पहले जैसे कि ब्रेन से मैंने स्टार्ट किया था, तो न्यूरो, सेकंड कार्डियो रेस्पिरेटरी, फिर कम्युनिटी फिजियोथेरेपी, फिर नेक्स्ट आता है आपका पीडियाट्रिक। ये पीडियाट्रिक वगैरह में कर सकते हैं आप, स्पोर्ट्स में भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा उसी की तरह अपने मेडिकल फील्ड एमबीबीएस की तरह जैसे 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, न्यूरो, कार्डियो एंड क्या होता है, ऑर्थो। तो उसमें उसी तरह से आप एमपीटी भी कर सकते हो, अलग अलग ब्रांच, एमपीटी, न्यूरो, कार्डियो एंड ऑर्थो, और अलग भी हैं पीडियाट्रिक्स। तो आप हाँ, इनमें भी आप पीजी कर सकते हो। तो मैम आप सब्जेक्ट बता दीजिए कि मतलब इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो सब एमबीबीएस जैसे ही हैं या फिर कुछ कम है, कैसा है, तो बताइए। जी, तो एमबीबीएस में हम बेसिक जो फंक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसका फंक्शन क्या है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं हार्ट का, तो हार्ट जैसे फंक्शन करता है वैसे हम 12th या 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट पंप करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा, ओके, ये पैटर्न में। तो ये बेसिक एनाटॉमी, अगर हमें उस चीज़ को ठीक करना है तो हमें भी उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो वो चीज़ हम भी पूरा पढ़ते हैं। जैसे कि ये तो सिर्फ हार्ट का एग्जांपल हो गया। हम बोन्स, मसल्स, इन सब की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाते हैं, बोन्स के मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं। तो हम भी वही पढ़ते हैं जो एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ते हैं, बस हमारे पास डिफरेंस ये होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं हमारे। जैसे कि हम देखें अगर, तो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं हमारे थर्ड ईयर में। एफडीपीएस होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, काइनेजियोथेरेपी होती है, काइनेजियोलॉजी होता है। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट भी हमें पढ़ने होते हैं फिजियोथेरेपी के, एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स के साथ। इनकी डिफिकल्टी लेवल सेम ही है लगभग दोनों की, कह सकते हैं हम। तो ड्यूरेशन क्या है इसका करने के लिए? हाँ जी, ड्यूरेशन अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली एमबीबीएस से ये 1 साल कम होता है। आपका शायद 5.6 इयर्स होता है, 5 इयर्स, यस। हाँ, तो 5 इयर्स आपकी स्टडी होती है एंड 6 मंथ्स इंटर्नशिप। वैसे हमारा 4 इयर्स की स्टडी होती है जिसमें आप थियोरी प्रैक्टिकल सारा सीखते हैं और आपको इंटर्नशिप मिलती है 6 इयर्स की, 4 इयर्स के बाद। हमारा ऐसा होता है कि 4.5 ईयर की हम लोग की एकेडमिक होती है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो अभी बात करते हैं कि इसमें कैसे एडमिशन लिया जाए। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं, नीट से लिया जाए, नीट से होता है या फिर कोई कॉमन यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, या फिर कैसे हम लोग एडमिशन ले इस बारे में, इस कोर्स में? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि नीट को आप गवर्नमेंट की तरफ का एक ऑफिशियल एग्जाम मान सकते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो नीट से भी सिलेक्शन होगा। आप मत इसको एक डिफिकल्ट समझिए। एज अ स्टूडेंट मैंने भी नीट दिया है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, कुछ बुरे भी रहे हैं। तो नीट एक बहुत अच्छा सा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि बहुत ऑथेंटिक अथॉरिटी के साथ लिया जाता है, और इसी के बेस पर अगर आपको मिल जाए तो आप में फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। अब हम देखें, अगर दूसरे प्राइवेट
कॉलेजेस में, तो काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो अपना खुद का अलग एक एंट्रेंस निकालते हैं, बट उसकी अगर आपको डेट वगैरह आप अवेयर हो तो आप उसको भी प्रिफर करिए, बट नीट को प्रायोरिटी फर्स्ट दीजिए, क्योंकि इनकी कोई गारंटी हो ना हो कल को बंद हो जाए, या जैसे कि 2016 में आपने देखा था कि लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट का रूल आया था, एमएचसीटी एआईबीएमटी सारा मर्ज होकर नीट हो गया है, तो जिन बच्चों ने एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर किया था उनका लास्ट मोमेंट पे पूरा कॉन्फिडेंस ही लो हो गया था, जैसे उनमें से मैं भी थी। तो वो ड्यूरेशन पे मैंने वो चीज़ फेस की है बहुत क्लोजली, तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है वो टाइम पे कि हम साल भर मेहनत करें और लास्ट में रिजल्ट ना मिले। तो आप नीट को प्रायोरिटी फर्स्ट दीजिए, और बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ में चेक कर सकते हैं अगर कोर्सेज अवेलेबल है तो। इस कोर्स के लिए मैम गवर्नमेंट कॉलेज भी होते होंगे ना? जी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जैसे कि आपको नीट का ब्राउचर मिलता है, उसी में सारी डिटेल्स दी जाती है कि कौन सी सिटीज में अवेलेबल है, तो आपके नियर बाय या आपकी सेम सिटी में आप लेना चाहे तो आप उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल करके डाल सकते हैं अपनी रेफरेंस। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस रेंज क्या होने वाली है? प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम देखें, देयर आर टू प्राइवेट कैटेगरीज मेरे हिसाब से। एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक होती है अलग से प्राइवेट जो होती है। जैसे कि डीम्ड का एग्जांपल मैं दूं तो बहुत ही फेमस आपको पता ही होगा, डीवाई पाटिल टेना मेडिकल कॉलेज। जी जी हाँ, डीवाई पाटिल का आप देख सकते हैं एग्जांपल, जो कि ब्रांच बहुत ज्यादा है इसकी, मुंबई है, औरंगाबाद है, सब जगह अवेलेबल होती है। तो इनकी अगर देखा जाए तो इनकी 5 to 7 लाख के बीच में होती है, बट अगर आप इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जी, 1 साल की होती है, प्लस अगर आपके मार्क्स वगैरह कम है तो शायद डोनेशन की तरफ भी वो जा सकते हैं, उनकी कुछ एनआरआई सीटें होती है उस अकॉर्डिंग। तो इसमें भी काफी ज्यादा और कैटेगरीज आती है, तो इलेबोरेट नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि नेक्स्ट आता है कि और अदर प्राइवेट कॉलेजेस। तो और अदर प्राइवेट कॉलेजेस की ऐसे होती है कि 1 लाख to 2 लाख के अंडर होती है, और गवर्नमेंट की आप देखा जाए तो कुछ 25 to 30, 40, 50 इतना कुछ आता है, एज पर द स्टेट डिफरेंस है। तो ये रेंज होती है। बट प्राइवेट जो सेकंड प्राइवेट कॉलेज की मैंने बात की, जो डिम्ड नहीं होती, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस होती है, वहां पे बहुत सारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MUHS ने योजनाएं दी है, जैसे कि ये सावित्रीबाई फुले योजना होती है, एक संजीवनी योजना होती है, अर्न एंड लर्न योजना होती है। तो उस योजना को आप यूज करके स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, वेदर यू आर इन ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और SC ST कैटेगरी कोई भी। तो ये योजना आपको ऐसे हेल्प करती है कि आपकी फीस जो है वो आधी हो जाएगी या उससे भी कम। लाइक अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी अंडर 100 रुपीज फीस है, तो ये बहुत ही कम हो गई गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरेटिवली। तो आपको गवर्नमेंट नहीं भी मिले तो आप अप्लाई करिए प्राइवेट के लिए। तो आप सबसे फीस पहले का तो मैं यही बताऊंगा कि नीट फोड़ो, ना मिले MBBS, एडमिशन लो बिना कोई टेंशन के, और गवर्नमेंट में लोगे तो भाई फीस भी कम लगेगी, और अलग मतलब इमेज होती है कि भाई GMC से कर रहा है, तो कोशिश करो नीट निकालो, उसके बाद एडमिशन लो BPT में। तो मैम अगला क्वेश्चन ये है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई अर्निंग कितनी होगी, हम लोग कितना पैसा कमाने वाले हैं इस कोर्स के थ्रू, तो आप जी अर्निंग को elaborate करिए। जी सही बात है। एक्चुअली हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे डैड हमारे पीछे इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हम ये हर बच्चे का क्वेश्चन होता ही है, आगे जाके हर किसी को इसी पे बेस्ड होना होता है। तो अगर आप अर्निंग की देखें तो अगर आपने शुरुआत से शुरू किया तो 25 to 30 आपकी शुरू में होती है, और जो इसको आप इलेबरेट करना चाहे तो ये कहीं भी लेवल तक जा सकती है, मतलब इन्फिनिटी आप समझिए, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स आप समझ सकते हैं कि इलेबरेट हो सकता है। तो मैक्सिमम आज की टाइम में मैं आपको आज की डेट में ये बता सकती हूँ कि जो बहुत अच्छे सिटीज, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे एरिया में पर सेशन, हर सेशन आप समझ लीजिए 45 मिनट्स का होता ही है, 30 मिनट्स to 45 मिनट्स, और उससे भी ज्यादा 1 आवर का भी रखते हैं कोई कोई अपने क्लिनिक में, तो वो पर सेशन का 3 to 4,000 मिलता है। तो अगर आप अब इस हिसाब से कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर आपने दिन के 5 पेशेंट भी देखे और एक से आपको 3,000 या 4,000 मिल रहे हैं, तो 5 पेशेंट के कितने होंगे, तो आप डेली का इतना कमा सकते हो। तो इसमें सैलरी का कोई इशू नहीं है जी। और फिर नेक्स्ट में ये आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर ये चीज आप आउट ऑफ में देखें अपने इंडिया के बाहर, यूरोपियन कंट्रीज में, तो इसकी और भी ज्यादा स्कोप है, और भी ज्यादा आपको मिलने के चांसेस होते हैं सैलरी, और क्लिनिक के तो अलग ही फायदे होते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और मिनिमम बताया है मैंने 25 to 30, बट जैसे ही आप शुरू करते हैं आपके स्किल्स के हिसाब से जितना पेशेंट को इंप्रूवमेंट दिखता है उतना पेशेंट आपके पास ज्यादा आता जाएगा, जल्दी ठीक होगा, और माउथ टू माउथ आपकी एड होगी, और उतने ही ज्यादा आपके पेशेंट बनेंगे, और उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यही चीज वेरी करती है अगर आप छोटे से विलेज या टाउन में हैं, तो वहां पे कैसे होगा कि पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस नहीं होती, सेकंड चीज ये होता है कि वहां पे फिजियोथेरेपी यूज कैसे करें और इसके बेनिफिट्स क्या है, करना है नहीं करना है ये नहीं पता होता है, तो वहां पे इतनी ज्यादा मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं। फॉर प्रैक्टिस यू कैन गो फॉर इट, बट ज्यादा सिटीज में अगर आप देखें तो आपको मिल सकता है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है सैलरी के रिलेटेड। तो सैलरी की बात करें तो आप एक MBBS डॉक्टर की जितना कमा सकते हो आसानी से,
और जैसा कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते होगे, फुटबॉल देखते होगे, उनमें जो आप देखते होगे कि किसी बैट्समैन को चोट लगती है, जैसे कि वहाँ से दौड़ते हुए जो आता है ना, वो एक फिजियो होता है। और जो भी क्रिकेट मैच और फुटबॉल होते हैं वहाँ पे इंजरीज होती रहती हैं हमारे, फुट की होती है और हैंड की होती रहती है, तो उसमें उस समय जो ट्रीट करता है, तुरंत इंस्टेंट जो ट्रीट करता है, वो एक फिजियो होता है। तो अगर आपके अंदर इतनी स्किल है कि आप वहाँ तक पहुँचो, तो वेलकम है आपका, मेहनत करो। और बहुत ही भाई फ्यूचर ब्राइट होने वाला है अगर आपके अंदर स्किल है तो। और मैम ने जैसे कि सैलरी बताया है, तो ऐसे मत खुश मत हो जाना कि भाई इतना मिलने वाला है मुझको, ये सब आपकी स्किल पर डिपेंड करने वाला है।